वेलकम बैक इन एमडी गुरुकुल। आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने स्थानों पर अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसा कि एमबीए के लिए एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिए हैं एकेटीयू ने, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को उसको समझ में आ पाए। तो इसमें मैंने सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिया है। डेप्रिसिएशन जो होता है, नॉर्मली हम लोग जो समझते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग लगाते हैं डिक्रीज इन कैपेसिटी, यानी कि किसी भी असेट्स की जो फिक्स एसेट्स है लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी में अगर कमी आ जाती है तो वो डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में हम रखते हैं। साथ ही कई बार हम लोग इसका मीनिंग जो है उसकी वैल्यू में कमी होने या डिक्रीज होने से भी लगाते हैं, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो अगर कम हो रही है तो भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें अपनी डेफिनेशन को रिवाइज करना चाहिए। डेप्रिसिएशन जो होता है वो, उसका जो पर्पस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो पर्पस है वो ये है कि कई बार हमारी जो फिक्स एसेट्स होती है बहुत ह्यूज है इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेती हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए तो हम उसके लिए जितना भी अरेंज करना है अमाउंट, उसके परचेज प्राइस को अरेंज करना है तो हम उसी ईयर में उसको परचेज करने के लिए अरेंज करें। दूसरा जो हमारा है वो ये है कि हम एनुअली बेसिस पर कुछ अमाउंट उस फिक्स एसेट्स के नाम पे उठा के रखते जाएं, ताकि जब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो तो हमारे पास सफिशिएंट फंड हो। जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम उस ईयर में कंसीडर करके अपनी न्यू परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो होता है टू अरेंज फंड फॉर न्यू परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि जब हमें परचेज करनी है, मान लीजिए किसी असेट्स की वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 साल है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 10वें साल में जाके उसको परचेस करें, या पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इस तरीके से हम एक अमाउंट फिक्स कर लें। उस अमाउंट के बेसिस पर हम उसको उठा कर रखते जाएं, और 10वें साल में अगर उसकी लाइफ खत्म होती है तो उस ईयर में जाकर के हम उस असेट्स को परचेस कर लें। रही बात मेथड की, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी भी इस चीज को मानती है कि हमारे दो ही मेथड यूज होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इनको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जो कि फिक्स इंस्टॉलमेंट कहलाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट कहलाता है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहलाता है आपको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि किसी भी नाम से अगर ये आता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि आप एक बार अमाउंट निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट निकालेंगे उसकी, और हर साल डेप्रिसिएशन वही अमाउंट लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस का मेथड ये मतलब कहता है कि आप हर साल जो क्लोजिंग अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर उस ईयर का डेप्रिसिएशन निकालिए और उसको फिर अकाउंट में शो करिए। इसको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो बेसिक चीजों को आपको कंसीडर करना है वो ये है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल फॉर ऑल ईयर। सारे सालों के लिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होगा। सबसे इजी मेथड है ये, आपने फर्स्ट ईयर में ही उसको कैलकुलेट किया एट द टाइम ऑफ परचेज, और हर बार आप उसी अमाउंट को यूज करते जाइए। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आपको एस्टिमेटेड लाइफ भी दी जा सकती है और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया जा सकता है। एस्टिमेटेड लाइफ हम उसको बोलते हैं कि हम एक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ये आइडिया लगा लेते हैं कि एक मशीन या एक कोई भी चीज सेट जो है वो हमें कितने समय तक हमारे साथ में काम कर सकती है, तो वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। ऐसा नहीं है कि वो असेट जो है इतनी टाइम पे चलेगी, वो इससे पहले भी खराब हो सकती है और हमें उसकी परचेस करने की जरूरत पड़ सकती है, या उससे आगे भी जा सकती है। लेकिन ये हमें एक रफ आइडिया देती है कि इतने समय बाद हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात जो होती है, अगर इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो आप उस स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है एट द टाइम ऑफ न्यू परचेज जो भी उसका कबाड़ा रह जाता है उसको हम किसी भी रेट में बेचते हैं तो वो स्क्रैप वैल्यू, यानी कि आज जब मैंने बताया आपको कि हमें फंड की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्रैप अगर हमारा सेल सोल आउट होता है तो उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ फंड या मनी हमें रिसीव होगी, जिस कारण से हमारे परचेज प्राइस में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो आप उसको पहले ही लेस कर देंगे उसकी परचेजिंग प्राइस में से, ताकि आपको पता चल जाए कि एनुअली आपको कितना अमाउंट रखना है। लेकिन जो भी एक्सपेंस आपने किए हैं, इनकट किए हैं, जैसे उसका कार्टेज आपने कोई भी लाने का खर्चा किया है या उसके इंस्टॉलेशन में कोई खर्चा किया है, तो उसको आपको उसके परचेज प्राइस में ऐड कर देना चाहिए, ताकि उसकी टोटल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज आपकी निकल करके आ जाए।
अगर फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूले मैंने दो तरीके से बनाए हुए हैं। अगर आपको एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है तो आप एस्टिमेटेड लाइफ के साथ में परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको आप करेंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर निकल करके आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो आप क्या करेंगे, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू, और वो परसेंटेज जो है अपॉन 100 करके आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका वो एनुअली कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है। अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो ये कहता है कि आप हर साल उस असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि कैलकुलेट एवरी ईयर ऑन क्लोज वैल्यू। क्लोज वैल्यू से मेरा मतलब ये है जो उस ईयर की वैल्यू है, उस वैल्यू के बेस पर आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कैलकुलेट परसेंट इफ एस्टिमेटेड लाइफ इज गिवन। कई बार ऐसा होगा कि आपको एस्टिमेटेड लाइफ दी जाएगी और कहा जाएगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आप इसको कैलकुलेट करिए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर बार एस्टिमेटेड लाइफ के अकॉर्डिंग करना। तो इजी बनाने के लिए आप क्या करिए, जब एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है तो आप उससे एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए कि मुझे हर साल इतने परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सी जो है सेम एज अबव, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो आप उसको लेस कर दीजिएगा और अदर एक्सपेंस को आप ऐड कर दीजिएगा ताकि उसकी टोटल कॉस्ट पता चल जाए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी वही आपको पॉलिसी, वही रूल आपको अप्लाई करना है। अगर इसके फार्मूले की बात करते हैं तो परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अगर मान लीजिए आपको एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है तो आप पहले उससे ये निकालेंगे कि उस साल का अमाउंट डेप्रिसिएशन का कितना आएगा। तो इस तरीके से आपने जो ऊपर मेथड यूज किया था उसी तरीके से आपने अमाउंट निकाल लिया। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इसी परसेंटेज के बेस पर आप जो है हर साल अपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है, एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने एक मशीन खरीदी, उस पर हर साल के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन लगाया और लास्ट में उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद में कितना डेप्रिसिएशन, उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी थी वो बताइए, तो आप बना देंगे क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस साइड में लिखेंगे परचेज का, लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन का, बैलेंस लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं हो सकता है कि एग्जाम के अंदर वो आपको दो तरीके के स्पेशल केस दे सकता है। चेंज द मेथड, यानी कि वो ये कह सकता है कि पहले आप ये मेथड यूज कर रहे थे, उसके बाद में दूसरा मेथड आपने इतने सालों के बाद में यूज करना शुरू किया, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये भी कह सकता है क्वेश्चन में वो कि आप अपनी फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं और उसकी जगह दूसरी फिक्स एसेट भी खरीद रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप जितने समय में आप उसको वो करेंगे तो आप दो चीजें कंसीडर करनी चाहिए आपको, क्या वो पूरी मशीन को सेल कर रहा है या उस मशीन का पार्ट सेल कर रहा है। अगर पूरी मशीन को सेल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, आप उसको सेल आउट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए बात को। जो नई मशीन खरीदी है उसका नया डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स वो सेल करता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप समझ पाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। यहां एक बात ये भी है कि जितने समय के लिए आप मशीन को या एसेट्स को यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन उतने ही समय का लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मशीन आपने अक्टूबर में खरीदी है तो अक्टूबर से अगर 31 दिसंबर आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन ही लगाया जाएगा इसके ऊपर। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक के ऊपर बराबर बराबर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। आप जितने समय मशीन को यूज किया गया है उतने समय का ही डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो मैंने ये दो केस बताए थे आपको, उसी केस को मैंने एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए आप मेथड को चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, मेक अ प्रॉपर वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एनुअली। आपको करना यह है कि हर साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन के लिए एक वर्किंग नोट बनाएं ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट में जब आपका मेथड चेंज हो रहा है उस समय उस पर्टिकुलर एसेट्स का अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट कितना था। दूसरा यह है कि आप
जब भी इसको करने जाएं तो कोशिश करिएगा कि आप उसका टाइम को आप विशेष ध्यान रखिए कि वो कितने समय में वो चेंज हो रहा है मेथड। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए कि वो स्टार्ट किया गया था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, और तो आप उसको एक बार में कैलकुलेट करके एनुअली बेसिस पर उसको निकालते जाइए कि उसका कितना कितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया। आफ्टर 3 ईयर आपने मेथड को चेंज कर दिया। मेथड को चेंज करने का मतलब यह था कि पहले आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रहे थे, अब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब आप जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर एक परसेंटेज पे आप निकालेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था वर्किंग नोट बनाने वाली बात, उससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि जब 3rd ईयर में आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होगा, जिस पर जो कि क्लोजिंग बैलेंस पर ही चार्ज होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको अमाउंट पता करना कि 3rd ईयर का ओपनिंग कितना है जिसको कि हमने यूज किया, और उसके ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो उसकी जो 3rd ईयर की वैल्यू है उसी पर करिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, स्टार्टिंग में मत करिएगा। जो हमने परचेज किया था उस वाली वैल्यू का यहां पर कोई मतलब नहीं है। जिस ईयर में वो चेंज हो रहा है उसी ईयर की वैल्यू को आप उसी वैल्यू के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपने फिक्स एसेट को सेल किया है, तो इसमें मैंने 2 पार्ट किए, एक फुल मशीन को सेल कर दिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप इजीली अपना जो है परचेज प्राइस जो आया था उसमें से जितना भी आपने जितने ईयर यूज किया है उसको उतने साल का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। लेस करने के बाद में आपकी क्लोज वैल्यू आ जाएगी। उसको फिर सेल्स प्रोसीड के साथ में कंपेयर करके देखिए। अगर सेल्स प्रोसीड ज्यादा है और क्लोज वैल्यू कम है तो आपका प्रॉफिट हुआ, और अगर क्लोज वैल्यू ज्यादा है और सेल्स प्रोसीड कम हुआ तो आपको लॉस हुआ। वाइस वर्सा का मतलब यह है कि अगर सेल्स प्रोसीड कम है और क्लोज वैल्यू ज्यादा है तो लॉस होगा आपको। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो मैंने लिया था आपको कि अगर मान लीजिए आपने पार्ट पे मशीन को सेल किया है, अगर आपने मशीन का पार्ट सेल किया है, यानी कि मान लो 1/3 या 2/3 आपने मशीन को सेल किया है, तो आप कैसे करेंगे? तो पहला रूल तो वही काम करेगा जो प्रिंसिपल परचेज प्राइस था आपका, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन जहां पर उसको सेल किया है वहां तक का डेप्रिसिएशन आप लेस कर दीजिए, तो आपकी क्लोज वैल्यू निकल आएगी। क्लोज वैल्यू निकलने के बाद में मान लीजिए आपने 1/3 पार्ट को सेल किया है, तो इस क्लोज वैल्यू का आप 1/3 कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, आपका वो क्लोज वैल्यू निकल आएगी जितने पार्ट को आपने सेल किया है। इस वैल्यू को आप फिर सेल्स प्रोसीड के साथ में कंपेयर करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने इसको प्रॉफिट पे सेल किया है या इसको लॉस पे सेल किया है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप आधी मशीन बेच रहे हैं, एक पार्ट मशीन का बेच रहे हैं, पूरी मशीन नहीं बेच रहे हैं। तो जो रिमेनिंग मशीन रह जाएगी उसका जो पार्ट डेप्रिसिएशन का है वो भी आप कंसीडर करेंगे। जितने समय आप उसको यूज कर रहे हैं उतने समय तक आप रिमेनिंग पार्ट को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपने अकाउंट के अंदर। अगर यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी ये सेल जो है ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में हो रही है, मान लीजिए वो 31 मार्च को अकाउंट अपने क्लोज करता है, उस टाइम पे ये सेल कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आप लगा करके उसको कंसीडर कर लीजिएगा। लेकिन उसने ये कहा कि मैं जुलाई में सेल कर रहा हूं, तो जुलाई का मतलब ये है कि उसने अप्रैल मई जून 3 महीने उसको यूज किया, 3 महीने तक पूरी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद में उसे सेल कर दिया, सेल में जो भी उसका पार्ट था 1/3 या जो भी, उसको आप इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में आपका जो 2/3 पार्ट बचेगा वो आपने जुलाई से लेकर के मार्च 31 तक यूज किया, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें कि अरे मशीन बिक गई तो अब हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं, जितना पार्ट आपका रह गया है उतने पार्ट को आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। तो ये डेप्रिसिएशन के बारे में एक छोटा सा रिव्यू था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना करके आपको वो करूंगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन भी करके आपको देने की कोशिश करूंगा। बस ये है, आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। इसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।